नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत करता हूं आपका सारथी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लेकर चल रहे थे करंट अफेयर का सेशन और हमने शुरू किया था मार्च माह का करंट अफेयर। मार्च माह में हम इंटरनेशनल वाला पोर्शन कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं नेशनल वाला पोर्शन या राष्ट्रीय वाला भाग हम करने वाले। तो जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं मार्च माह का करंट अफेयर। हाँ, तो सबसे पहले जो रहने वाला है वो है सुप्रीम कोर्ट में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। कब किया यह उद्घाटन? 22 फरवरी 2024 को। कब किया गया? 22 फरवरी 2024 को। और भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा उद्घाटन किया गया। किसके प्रयासों से किया गया? भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय तथा आयुष मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास से इसका उद्घाटन किया गया। नाम क्या है? आयुष समग्र कल्याण केंद्र। इसका उद्देश्य क्या है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कल्याण के लिए व्यापक देखभाल करना। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल के लिए व्यापक कल्याण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है फोर्ब्स इंडिया ने जारी की अंडर 30 की सूची। फोर्ब्स इंडिया क्या? एक बिजनेस मैगजीन है जिसके द्वारा प्रभावशाली युवा भारतीयों की एक सूची प्रतिवर्ष जारी की जाती है। वर्ष 2024 के लिए 30 अंडर 30 से क्या तात्पर्य है? 30 प्रभावशाली युवा भारतीय जिनकी आयु 30 वर्ष से कम हो, उनकी एक सूची जारी की जाती है। कब जारी की गई? इस वर्ष की 15 फरवरी 2024 को। वर्ष 2024 की 15 फरवरी 2024 को जारी की गई और इसके अंतर्गत 30 युवा भारतीयों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, और कितनी श्रेणियों में? 19 श्रेणियों में 38 अचीवर्स को इस सूची में जारी किया गया। 19 श्रेणी में 38 अचीवर्स को इस सूची में जूरी के द्वारा शामिल किया गया। जो बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कुल 9 महिलाएं शामिल थी। कितनी? 9 महिलाएं शामिल थी। कौन कौन? इनका नाम याद रखना। डायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी महिला फोर्ब्स 30 अंडर 30 की सूची में शामिल नहीं है। पहली कौन है? शिप्रा बिस्वास। क्या है ये? सीपीओ और मार्केटिंग हेड है। दूसरी है नेत्रा आजमपुर, ये सह संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर है। तीसरी है अनुष्का राठौड़ और ये क्या है? डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है। चौथी है सीता लक्ष्मी नारायण, निवेश कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। अगली है इसमें अदिति सहगल, ये भारतीय संगीतकार और अभिनेत्री है। छठे नंबर पे है पारुल चौधरी, ये पेरिस ओलंपिक में शामिल होने वाली भारतीय एथलीट है। इसके आगे है ज्योति यारारजी, ये भी पेरिस ओलंपिक में शामिल होने वाली भारतीय एथलीट है। उसके बाद है रश्मिका मंदाना, ये अभिनेत्री है। हाल ही में एनिमल मूवी में इनको देखा गया था। फिर राधिका मदान, ये भी अभिनेत्री है। ठीक है, फिर अगला लेंगे तो वापस देख लेते हैं इसमें क्या था। फोर्ब्स इंडिया क्या है? एक बिजनेस मैगजीन है जो 30 अंडर 30 की एक सूची जारी करती है। 30 अंडर 30 क्या था? 30 युवा प्रतिभाशाली भारतीय जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम हो, उनकी एक सूची प्रतिवर्ष फोर्ब्स इंडिया बिजनेस मैगजीन के द्वारा जारी की जाती है। इसमें 19 श्रेणी के अंतर्गत 38 अचीवर्स को जूरी के द्वारा चुना गया। 19 श्रेणी में 38 अचीवर्स को जूरी के द्वारा चुना गया, जिसमें 9 महिलाएं शामिल है। 9 महिलाएं कौन कौन सी है? शिप्रा बिस्वास, नेत्रा आजमपुर, अनुष्का राठौड़, सीता लक्ष्मी नारायण, अदिति सहगल, पारुल चौधरी, ज्योति यारारजी, रश्मिका मंदाना तथा राधिका मदान। ठीक है, अगला देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम क्या थी? भारत की केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1918 में इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम या चुनावी बॉन्ड स्कीम जारी की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि कोई भी नागरिक, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी यदि किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहती है तो वो चंदा दे सकती है। उसका नाम इसमें गुप्त रखा जाएगा, लेकिन वो डायरेक्टली कैश में चंदा नहीं दे सकती। उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से एक बॉन्ड खरीदना होगा, उस बॉन्ड के माध्यम से वो चंदा दे सकती है और उसमें उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। गोपनीयता के कारण ही हाल ही में वर्ष 2024 में भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह फैसला दिया गया कि ये जो गोपनीयता वाली बात है इसमें चुनावी बॉन्ड स्कीम में या इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम में, उसकी वजह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है।
ठीक है, सूचना का अधिकार मूल अधिकार है और मूल अधिकार का उल्लंघन होता है यदि किसी कानून के द्वारा, तो उसको माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जुडिशियल रिव्यू के द्वारा न्यायिक समीक्षा के द्वारा क्या किया जा सकता है, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, कौन सी बेंच थी इसमें, तो 5 न्यायाधीशों की बेंच ने इसको असंवैधानिक घोषित किया। यह फैसला किसने सुनाया, 5 न्यायाधीशों की एक बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ये फैसला सुनाने का, कि रिश्वतखोरी पर लगाम लगाना, क्योंकि गोपनीयता रखी जाती थी, कौन व्यक्ति इसमें दान कर रहा है, कौन व्यक्ति चंदा दे रहा है, इसकी कोई सूचना इसमें नहीं दी जाती थी, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, चुनावी बॉन्ड स्कीम क्या होती है, मैंने आपको अभी बता दिया, जनवरी 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई थी। उद्देश्य क्या था, कि काले धन को रोकना, चुनावों में काले धन को रोकना इसका मूल उद्देश्य था। और इसमें क्या होता था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या SBI की 29 शाखाओं में ये चुनावी बॉन्ड मिलते थे। जो व्यक्ति चंदा देना चाहता है किसी राजनीतिक पार्टी को, वो वहां पे जितने रुपए का चंदा देना चाहता था SBI में जमा करवाता और वहां से बॉन्ड लेता, उस बॉन्ड के माध्यम से वो चंदा दे सकता था किसी भी राजनीतिक पार्टी को। लेकिन यहाँ पे एक शर्त थी कि केवल उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जा सकता था जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत रजिस्टर्ड हो, और क्या हो कि पिछला कोई विधानसभा चुनाव हुआ हो या लोकसभा चुनाव हुआ हो, उसके अंतर्गत उसको 1% कम से कम मत मिले हो। ठीक है, क्या था, ये बॉन्ड उन्हीं राजनीतिक दलों को प्राप्त हो सकते थे जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत रजिस्टर्ड हो, और क्या था, इसमें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसको 1% से अधिक मत मिले हो, 1% से अधिक वोट मिले हो। ठीक है, और क्या होता है इसमें चुनावी बॉन्ड स्कीम में, हाँ, इसके माध्यम से कोई भी नागरिक, कंपनी, संस्था किसी भी पार्टी को चंदा दे सकती है, ये अपन देख चुके थे। फिर ये बॉन्ड कितने रुपए के जारी हो सकते हैं, 1000 रुपए के, 10,000 रुपए के, 1 लाख रुपए के या 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड जारी हो सकते हैं। बॉन्ड SBI की किसी शाखा से, कुल 29 शाखाओं में ये बॉन्ड मिलते थे, वहां से खरीदे जा सकते थे। और इसमें जो चंदा देने वाला व्यक्ति था उसका नाम गोपनीय रखा जाता था, उसका नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है, तो भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा DY चंद्रचूड़ CJI या भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट लेंगे, अगला है पेपर लीक और नकल रोकने वाला विधेयक संसद में पारित किया। हाल ही में पेपर लीक की घटनाएं अधिक हो रही थी, इसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए पेपर लीक और नकल विरोधी अधिनियम अधिनियम नहीं, विधेयक या बिल संसद में पारित किया गया। इस बिल का नाम क्या रखा गया, सार्वजनिक परीक्षा रोकथाम, बिल का नाम रखा गया सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 इसका नाम रखा गया। और ये अनुसूचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को 3 से 5 वर्ष के कारावास तथा 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। कोई भी व्यक्ति किसी परीक्षा में अनुसूचित साधनों का उपयोग करता है तो उसको 3 से 5 वर्ष तक का कारावास, उसके साथ ही रुपए 10 लाख का जुर्माने का प्रावधान करता है। इसके साथ ही और क्या प्रावधान है इसमें, यदि संगठित अपराध में शामिल कोई व्यक्ति है तो उसको 5 से 10 साल की सजा होगी। ठीक है, 5 से 10 साल, संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही परीक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कोई सेवा प्रदाता है और वो भी यदि इसमें शामिल है, अनुसूचित साधनों में नकल के लिए जो अनुसूचित साधन उपयोग किए जाते हैं उनमें यदि कोई व्यक्ति शामिल है जो कि सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण के द्वारा नियुक्त कोई सेवा प्रदाता है, तो उसको रुपए 1 करोड़ तक का जुर्माना उस पर लगाया जाता था, या फिर रुपए 1 करोड़ के जुर्माने से उसको भी दंडित किया जाता था। ठीक है, फिर अगला देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके द्वारा लागू किया गया, उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। भारत का स्वतंत्र भारत का
उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता लागू की। हालांकि गोवा जो राज्य है उसमें पहले से समान नागरिक संहिता लागू है, परंतु वो जब वो पुर्तगाल का उपनिवेश था उस समय से लागू है। स्वतंत्रता के बाद उसमें लागू नहीं हुआ, पहले से लागू है। स्वतंत्रता के बाद यदि कोई राज्य जिसमें समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की गई है तो वो कौन सा है? आपके उत्तराखंड राज्य है। क्या होता है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता में सभी धर्म समुदाय के लोगों के लिए एक समान कानून होगा। सभी धर्म समुदाय के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक समुदाय कानून होगा, एक समान कानून होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इसमें अनुसूचित जाति या एससी वर्ग को इससे बाहर रखा गया है। अनुसूचित जाति या एससी वर्ग को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है। इस विधेयक में सभी धर्म समुदाय के विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिक कानूनों में एक रूपता लाना। नागरिक कानूनों में एक रूपता लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता लागू की गई। क्या उद्देश्य है इसका? सभी धर्म समुदाय में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक समान कानून लागू करना। किसको शामिल नहीं किया गया है? एससी वर्ग या अनुसूचित जाति को इसमें शामिल नहीं किया गया। कौन से राज्य में यह लाया गया? सर्वप्रथम तो उत्तराखंड में लाया गया है। क्या पहले से किसी राज्य में लागू था? हाँ, गोवा में यह पहले से लागू है समान नागरिक संहिता। लेकिन ये कब से लागू है? जब वो पुर्तगाल का उपनिवेश था। जब वो पुर्तगाल का उपनिवेश था। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उद्देश्य कहाँ है? उद्देश्य क्या, उल्लेख कहाँ है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्व वाला जो भाग है, भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसमें अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किसमें किया हुआ है? अनुच्छेद 44 में, भाग 4 के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया। क्या लिखा हुआ उसमें? राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। गुजरात में केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। गुजरात में केबल पुल बनाया गया है, केबल पुल का उद्घाटन किया गया। सुदर्शन सेतु किसने किया है? भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मोदी जी के द्वारा हाल ही में गुजरात में सुदर्शन सेतु एक केबल पुल का उद्घाटन किया गया है। इसकी नींव जो थी वो वर्ष 2017 में रखी गई थी, लेकिन और वर्ष 2017 में इसका नाम क्या रखा गया था? सिग्नेचर ब्रिज। लेकिन इसका उद्घाटन हाल ही में मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? सुदर्शन सेतु। क्या नाम रख दिया? सुदर्शन सेतु। और सुदर्शन सेतु जो है गुजरात के ओखा मुख्य भूमि से लेकर बेट द्वारकाद्वीप तक इसको जोड़ने का काम करता है। ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारकाद्वीप से जोड़ने का काम करता है। नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। उद्घाटन कब किया? 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पहले नाम क्या था इसका? सिग्नेचर ब्रिज। नींव कब रखी गई थी? वर्ष 2017 में इसकी नींव रखी। आप ये देख सकते हैं, ये सुदर्शन सेतु है जो ओखा गुजरात को बेट द्वारका से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट लेंगे चिनाब ब्रिज। कहां स्थित है चिनाब ब्रिज? जम्मू कश्मीर में। ये एक रेलवे पुल है, एकमात्र या फिर सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल है। दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल है। ये क्या करता है? खराब मौसम में जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करता है। खराब मौसम में जम्मू कश्मीर यूटी या जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, फिर क्या? हाँ, इसकी एक विशेषता है कि ये जो पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में स्थित आईफिल टावर है उससे 359 मीटर ऊंचा है। आईफिल टावर से भी 359 मीटर ऊंचा है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई है या कुछ, हाँ, इसकी कुल ऊंचाई नदी तल से ये 359 मीटर ऊंचा है। और ये लंबा कितना है? 1315 मीटर लंबा है। लंबाई कितनी इसकी? 1315 मीटर और नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। ये आप देख सकते हैं, ये चिनाब ब्रिज है, सिंगल आर्क ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क ब्रिज है जो खराब मौसम में जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करता है। अगला लेंगे राजा कृष्ण मूर्ति शिकागो मैगजीन में 50 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल। राजा कृष्ण मूर्ति कौन है? ये अमेरिकी सांसद है, भारतीय अमेरिकी सांसद है, भारतवंशी है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और अमेरिका के निचले सदन के सदस्य हैं। अमेरिका के निचले सदन के सांसद है। एकमात्र भारतीय हैं जो अमेरिका के निचले सदन के सदस्य बने। ठीक है, और शिकागो एक मैगजीन है जो अमेरिका में जारी की जाती है। उसमें 50 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की जाती है। 50 सबसे अधिक प्रभावशाली शिकागो वासियों की सूची जारी की जाती है, जिसमें राजा कृष्ण मूर्ति को 24वां स्थान हासिल हुआ है।
राजा कृष्णमूर्ति को 24वां स्थान इसमें हासिल हुआ है। इसके साथ ही वह सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं और अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चुने जाने वाले पहले भारतवंशी, आपको मैं बता चुका हूं। वापस देख लेते हैं, नाम क्या है इनका, राजा कृष्णमूर्ति। शिकागो मैगजीन में 50 सबसे प्रभावशाली शिकागो वासियों में स्थान पाने वाले पहले भारतीय है, पहले दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन सा स्थान मिला है इसको याद रखना आपको, 24वां स्थान इनको हासिल हुआ है। और अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चुने जाने वाले पहले भारतीय है, पहले भारतवंशी है। अगला लेंगे, ओडिशा का चौथा जैव विविधता स्थल गुप्तेश्वर वन, क्या नाम है, गुप्तेश्वर वन। ओडिशा का चौथा जैव विविधता स्थल। ओडिशा में पहले से 3 जैव विविधता स्थल मौजूद थे, चौथा किसको बनाया गया, गुप्तेश्वर वन को। 3 पहले कौन कौन से थे, पहला है मंदसर, कौन से जिले में, ये ओडिशा के कंधमाला जिले में स्थित है। दूसरा महेंद्रगिरी, ओडिशा के गजपति जिले में स्थित है। तीसरा गंधमर्दन, बारागढ़ और बोलंगीर जिले में स्थित है। चौथा किसको बनाया गया है, गुप्तेश्वर वन को। आपको ऐसे मैच करने के लिए पूछ सकता है, फिर डायरेक्टली पूछ सकता है कि गुप्तेश्वर वन को हाल ही में जैव विविधता स्थल घोषित किया, ये कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट लेंगे, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किसके द्वारा किया जाता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है और 50 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह जारी किया जाता है, जिसमें शीर्ष स्थान मिला है अमेरिका को। लगातार इसको अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला है और भारत को इसमें 42वां स्थान मिला है। अमेरिका को शीर्ष स्थान तथा भारत को 42वां स्थान इसमें मिला है। पिछले वर्ष 2023 में जो बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया था, उसमें भी भारत को 42वां स्थान मिला था। इसमें क्या होता है कि नवाचार और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा ढांचे की प्रभावशीलता के आकलन के आधार पर यह जारी किया जाता है कि नवाचार और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार या बौद्धिक संपदा जो यूज की जाती है किसी देश के द्वारा, उसकी प्रभावशीलता कितनी है, उसके आकलन के आधार पर बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, 42वां। पिछले वर्ष कौन सा स्थान था, पिछले वर्ष भी भारत को 42वां स्थान मिला था। शीर्ष स्थान पर कौन है, अमेरिका। कुल कितनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, कुल कितने देशों के लिए जारी किया जाता है, तो 55 देशों के लिए यह जारी किया गया है। अगला देखेंगे, बापू टावर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित, कहां स्थापित किया गया है, इसका कहां निर्माण किया गया है, पटना में इसका निर्माण किया गया है। महात्मा गांधी के जीवन, शिक्षाओं और बिहार के साथ उनके जुड़ा, विशेष रूप से चंपारण सत्याग्रह जो वर्ष 2017 में हुआ था, उसको दर्शाने के लिए बापू टावर का निर्माण किया गया। कहां किया गया है, बिहार की राजधानी पटना में इसका निर्माण किया गया है। इसकी एक विशेषता है कि इसकी जो बाहरी परत है, बापू टावर की जो बाहरी परत है, उस पर तांबे का आवरण, तांबे या कॉपर का आवरण किया हुआ है। ऐसा ही आवरण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में, उस पर भी देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं आप, बापू टावर है, इसके ऊपर ये तांबे का आवरण किया हुआ है, तांबे का आवरण किया हुआ है, जो इसकी लाइफ को बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसा ही आवरण और कहां देखने को मिलता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। अगला देखेंगे, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या है ये, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को लॉन्च किया गया। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है और ये किसके तहत आता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ही आता है। इसमें क्या है कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वाले छात्रों को एबीसी आईडी बनानी जरूरी है। इसके माध्यम से उनका जितना भी डेटा है एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है, ये एक यूनिक आईडी होती है जिसके माध्यम से किसी विद्यार्थी का जितना भी एजुकेशनल, जितना भी एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो उसको एक ही स्थान पर संकलित करके रखा जाता है। नाम क्या है इसका, एबीसी आईडी या अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। फिर कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला है, पीएम मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया, रंगपो में। रंगपो कहां है, सिक्किम में। किसने रखी आधारशिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्चुअली ये आधारशिला रखी गई या आभासी रूप से इस आधारशिला को रखा गया।
वर्चुअली या आभासी रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। अगला है महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठों को 10% आरक्षण देने संबंधी बिल या विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य हाल ही में एक डिजीज से प्रभावित चल रहा है। क्या नाम है उस डिजीज का? क्यास्नूर फॉरेस्ट डिजीज। क्यास्नूर फॉरेस्ट डिजीज, KFD, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मंकी डिजीज भी बोलते हैं। मंकी डिजीज आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मंकी डिजीज या क्यास्नूर फॉरेस्ट डिजीज KFD कौन से राज्य में फैल रही है? कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में ये फैल रही है। अगला देखेंगे, PC जॉर्ज के नेतृत्व वाली एक केरल की एक क्षेत्रीय पार्टी जिसका नाम क्या है? केरल जनक्षम सेकुलर। केरल जनक्षम सेकुलर, वो हाल ही में उसका विलय BJP या भारतीय जनता पार्टी में हो गया। पार्टी का नाम क्या है? केरल जनक्षम सेकुलर पार्टी। कहाँ की है? केरल की क्षेत्रीय पार्टी है। किसके नेतृत्व में इस पार्टी का निर्माण किया गया था? PC जॉर्ज के नेतृत्व में किया गया था। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी या BJP में इसका विलय हो चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए करंट अफेयर्स, और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। कल मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।